सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग विवेक। गुड इवनिंग। श्रीधर बोल रहा हूँ सर। जी श्रीधर साहब, ये हमारी गर्ल्स लोगों का स्पेशल चैप्टर है। दे विल ज्वाइन फॉर द ग्रुप डिस्कशन। जी सर, वो दे विल। देखा था सर मैसेज, इसलिए थोड़ा सा मुझे हाँ, मुझे भी इंटरेस्ट लगा। नहीं नहीं, ठीक है। बच्चियों को ब्लेसिंग करना है जी एंड सर। वी विश टू सपोर्ट देम। जी सर। तो रेखा है ज्वाइंट, अनामिका है, देन और श्रीधर साहब आप बढ़िया है, ठीक हैं? जी सर बिल्कुल सर। यस, जी थैंक यू जी सर। जी, हाँ हाँ। नहीं, इनकरेज करना है, इन लोगों को थोड़ा आगे बढ़ाना है अलग अलग चैप्टर के हिसाब से। जी सर जरूर, इसलिए मैं भी सोचा कि हाँ, अच्छा लगेगा इनका, मतलब बुश करना जी। कैसे पढ़ाई कर रहे हैं और व्हाट इज द जीडी, आई मीन हाउ दे विल करेक्ट। परफॉर्म। हाँ हाँ हाँ। रेखा आपने ज्वाइन किया ना? यस सर। ओके रेखा। और राज रेखा, यू हैव आल्सो ज्वाइंट। अनामिका। सर ओके, और सुधा। देन रेखा, आई विल रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट। ओके सर। है ना? आज आज आपका सेशन जो है, अर्थ के ऊपर आप बोलेंगी ना? यस दिस सर। इज आवर ग्रुप डिस्कशन। संडे वेरी इजी, नो टेंशन, नो हेडेक। जैसे सिंपली आपसे डिस्कशन करते हैं वैसा डिस्कस करना है। आप बोलोगी और लोग सुनेंगे। किसी को सप्लीमेंट देना होगा, अपना सप्लीमेंट दे देंगे। और आप अपनी जो भी बातें हैं बोलेंगे, हम लोग उसको समझेंगे। कुछ बताना होगा, कुछ पूछना होगा, करेंगे, है ना रेखा? तो ओके सर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस ग्रुप डिस्कशन, थर्ड चैप्टर। रेखा फ्रॉम चंपारण विल स्टार्ट। राजरेखा भी है, अनामिका है, किशन है, जी सर, और भी गुड हम लोग इवनिंग। हैं। यस, गुड इवनिंग राजरेखा। तो आप स्टार्ट करो, रेखा अपनी यस सर। अर्थ के ऊपर स्टार्ट करो प्लीज। वेलकम। यस सर, आज का जो टॉपिक है वो है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो हम जानेंगे कि इवोल्यूशन कैसे हुआ अर्थ का। उससे पहले फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ, गैलेक्सी कैसे हुआ, स्टार्स कैसे फॉर्मेशन हुआ उनका। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना एक हाइपोथेसिस दिया। आज हम जो साइंटिस्ट ने हाइपोथेसिस दिया उनका क्या एजम्पशन था, क्या ड्रॉबैक था, हम आज वो डिस्कस करेंगे। जैसे पहला था गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट, जो इमैनुअल कांट ने दिए थे 1755 में, एंड ही वाज अ जर्मन फिलोसफर। अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कांट, यूनिवर्स में एक क्लाउड ऑफ गैसेस एग्जिस्ट करता था जो कि मोशनलेस था, एंड वो ना गैस कूल था, ठंडी थी। एंड अगेन उन्होंने बोला कि गैस में कॉलिजन होना स्टार्ट हो गया, एंड जब गैस में कॉलिजन होना स्टार्ट हो गया तो उनमें फ्रिक्शन हुआ, एंड देन जब फ्रिक्शन हुआ तो हीट जनरेट होने लगे, और जब हीट जनरेट होने लगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा। जब किसी भी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो एक्सपेंड करता है। तो जो नेबुला थे, क्लाउड ऑफ गैसेस, वो पहले कोल्ड थे, अब वो हीट जब उसमें से रिलीज होने लगा, टेम्परेचर राइज होने लगा, तो वो अब हॉट नेबुला हो गए और वो धीरे धीरे एक्सपेंड करने लगे। तो अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कांट, जब वो एक्सपेंशन उनका हुआ, जितना ही बड़ा एक्सपेंशन हुआ, उनके अंदर कोलिजन और ही ज्यादा स्पीडली होने लगे, कॉलिजन होने लगे और रोटेटरी मोशन होने लगा। तो वो उनमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो नेबुला के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स जो था वो कम हो गया और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा था, जिसके कारण नेबुला में से कुछ जो पार्ट्स थे वो डिटैच हो गए, और जो डिटैचिंग पार्ट था वो उनमें 9 सर्कुलर रिंग निकले, जिसके कारण 9 प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ, और जो रिमेनिंग पार्ट था नेबुला का वो सन का फॉर्मेशन हुआ। उन्होंने इतने हाइपोथेसिस दिए थे। और उनका डिसएडवांटेज क्या था, ड्रॉबैक क्या था, अ, उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि पहले से जो नेबुला एग्जिस्ट थे तो वो कैसे थे, वो कहाँ से आए थे। पार्टिकल मोशनलेस थे और कोल्ड थे, फिर उसमें कोलिजन होना स्टार्ट होने लगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट में है जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्सर्ट ना करे।
लेकिन इन्होंने बोला कि जो मोशनलेस थे और कोल्ड थे वो अचानक मतलब कुछ ही देर बाद उसमें कोलिजन होने स्टार्ट हो गया। तो ये उस टॉपिक उस पॉइंट को डिफाइन नहीं कर पाए अच्छे से। और थर्ड था, किसी भी बॉडी के अंदर कोलिजन होने से ये पॉसिबल नहीं है कि वो रोटेटरी मोशन करे। बट इन्होंने बताया कि वो रोटेटरी मोशन हुआ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो गया, जिसके कारण उसमें से पार्ट्स जो थे वो डिटैच होकर 9 प्लैनेट का फॉर्म किए। तो उनका ये हाइपोथेसिस भी अच्छा से एक्सप्लेन नहीं हो पाया। अब सेकेंड जो हाइपोथेसिस है वो लैपलास ने दिया था, वो था नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैपलास। इन्होंने अपना हाइपोथेसिस 1796 में दिया था। उनका एक बुक था एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। उन्होंने इस बुक में अपने हाइपोथेसिस का डिस्कस किया था। इनका जो हाइपोथेसिस था वो इमैनुअल कांट के हाइपोथेसिस से काफी सिमिलर था। जैसे इन्होंने पहले से मान लिया कि नेबुला जो है वो पहले से हॉट है और वो पहले से मोशन में भी है और उनका टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है। और जब वो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है और नेबुला जो है वो हॉट है, तो उसके जो सरफेस से रेडिएशन निकल रहे थे ताकि वो हॉट बॉडी है वो ठंडी हो सके। अकॉर्डिंग टू हिम, जब वो सरफेस से रेडिएशन निकलने लगे तो पार्टिकल्स नेबुला जो थे वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करने लगे। और वो जैसे धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन उनका हुआ तो उनमें जो है वो सर्कुलेटरी मोशन जो है वो काफी स्पीडली होने लगे, जिसके कारण उसमें भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो गया और सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो गया। तो उसमें से बॉडी जो है डिटैच हो गए और जो सरफेस वाला पार्ट था वो अलग हो गया। तो जो डिटैचिंग पार्ट था वो भी जो बाहर निकला था सरफेस का, वो कोलाइड करके वो भी 9 प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ उनका, और जो बचे हुए पार्टिकल्स थे वो सन का फॉर्मेशन हुआ। इनका ड्रॉबैक देखते हैं। इन्होंने इनसे जब पूछा गया कि 9 रिंग ही क्यों निकले, 10 या फिर 8 क्यों नहीं निकले, तो इन्होंने उसके भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। अगेन जो हॉट नेबुला था और वो प्लैनेट सॉलिड कैसे बन गए, क्योंकि हॉट से जो गैसियस प्लैनेट थे वो गैस से तो पहले लिक्विड में उनका कन्वर्जन होता, फिर लिक्विड से उनका सॉलिड में कन्वर्जन होता। लेकिन उन्होंने बोला कि वो जो डिटैच पार्टिकल थे वो जो रिमेनिंग पार्टिकल थे उसके अराउंड रिवॉल्यूशन करने लगे। अगर वो गैस से लिक्विड बनते फिर सॉलिड बनते, तो जब लिक्विड बनते तो लिक्विड एक रेगुलर सॉरी रिवॉल्यूशन कैसे करता है, एक सर्कुलर रिवॉल्यूशन नहीं कर सकता था क्योंकि वो लिक्विड पार्टिकल्स थे। तो इन्होंने उसको भी क्लैरिफाई नहीं किया। फिर एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग जो होता है डायरेक्ट एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ द बॉडी। एंड वी नो सन का जो मास है वो 99% ज्यादा है और 1% है वो है प्लैनेट का मास। तो एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग सन को रिवॉल्यूशन करना चाहिए, पर ऐसा नहीं था। सन को इन्होंने स्टेशनरी बताया था और प्लैनेट जो था वो इसको अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे। तो ये भी नहीं हो पाया, ये भी अच्छा से उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। एंड थर्ड हाइपोथेसिस है जो चैम्बरलिन ने दिया था, प्लांटेसिमल हाइपोथेसिस। एंड चैम्बरलिन वाज अ जियोलॉजिस्ट। इन्होंने डुअलिस्टिक कंसेप्ट दिया। पीछे जो था इमैनुअल कांट और नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैप्लास, इन्होंने मोनेस्टिक मोनेस्टिक कंसेप्ट दिया था जिसमें सिंगल पार्टिकल को इन्होंने एज्यूम किया था। और चैम्बरलिन ने 2 पार्टिकल को एज्यूम किया था, जिनमें एक प्रोटोसन था और एक इंट्रूडिंग स्टार था। अकॉर्डिंग टू हिम प्रोटोसॉन और इंट्रूडिंग स्टार थे, और प्रोटोसॉन स्टेशनरी था और उसका साइज जो है प्रोटोसॉन स्टेशनरी था और साइज में बड़ा था। जो कॉम्पेनियन स्टार था वो प्रोटोसॉन से साइज में काफी बड़ा था। जब कॉम्पेनियन स्टार यूनिवर्स में रिवॉल्व कर रहा था और जब वो सन के पास आया तो उसमें से इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स डिटैच होने लगे प्रोटोसॉन से।
क्योंकि स्टार तो बड़ा था तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी प्रोटोसन से कंपेनियन स्टार्स का ज्यादा था। और जो पार्टिकल्स थे जो प्रोटोसन से निकले थे वो बाद में वो भी डिटैच हो गए, और वो भी उसके अराउंड रिवॉल्व करने लगे, और वो भी कंबाउंड होकर 9 प्लैनेट का फॉर्मेशन उनका भी उनसे हुआ था। इनका ड्रॉबैक ये था कि यूनिवर्स जब इतना बड़ा है तो कंपेनियन स्टार था वो प्रोटोसन के पास ही क्यों आया, वो अलग भी तो जा सकता था। और 9 प्लैनेट ही क्यों बने, इनका ये ड्रॉबैक था। और नेक्स्ट है जेम्स जीन्स और जेफरीज का टाइडल हाइपोथेसिस। जेम्स जीन एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, और इन्होंने अपना हाइपोथेसिस 1919 में दिया था। इनका भी डुअलिस्टिक कंसेप्ट था। इनके अकॉर्डिंग एक प्रोटोसॉन और इंट्रूडिंग स्टार जो सन से काफी बड़ा था, इंट्रूडिंग स्टार सन से काफी बड़ा था, और इसका मास भी ज्यादा था, ग्रेविटेशन फोर्स भी ज्यादा था, और ये धीरे धीरे प्रोटोसन के नियर आने लगे। और जैसे जैसे प्रोटोसन के नियर आए वैसे ही प्रोटोसन से कुछ पार्टिकल्स जो थे वो धीरे धीरे डिटैच होने लगे, क्योंकि इंट्रूडिंग स्टार के ग्रेविटेशनल फोर्स इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा था। तो वो जितना दूर थे उतना कम निकला, और जैसे जैसे करीब आते गए उतना ही इनमें से जो पार्टिकल्स थे वो ज्यादा निकलते गए, और फिर जैसे चले गए वो पास कर गए तो फिर उसमें से कम पार्टिकल्स निकला, और जो एक उसमें से पार्टिकल जो डिटैच निकला तो एक फिलामेंट शेप लाइक निकला, लीफ लाइक था, जिसको सिगार शेप बोलते हैं। सिगार शेप का फॉर्मेशन हुआ, और फिर वो फॉर्मेशन हुआ, फिर उसमें से ब्रेक डाउन हुआ, तो वो 9 पार्ट्स में ब्रेक डाउन उनका हुआ, तो वो भी इनके अकॉर्डिंग वो 9 पार्ट्स जो थे वो प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ। और जो प्रोटोसन से डिटैच हुआ ही था तो जो प्रोटोसन हो गए वो इनके लिए सन हो गया, और जो डिटैच पार्टिकल्स थे सिगार शेप वो 9 प्लैनेट्स बन गए, और वो इनके अराउंड भी रिवॉल्व किए। और उनमें से भी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बचे रह गए वो भी कंबाइन होकर के वो एक प्लैनेट का सैटेलाइट बन गए, और इनकी थ्योरी को मॉडिफाइड किया जेफरीज। उन्होंने ट्राई हाइब्रिड कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने 3 ऑब्जेक्ट को एज्यूम किया, एक प्रोटोसॉन, एक कॉम्पेनियन स्टार, और एक इंट्रूडिंग स्टार। इनके अकॉर्डिंग कॉम्पेनियन स्टार और इंट्रूडिंग स्टार ये दोनों अपने में कोलाइड कर गए। जब ये कोलाइड कर गए तो इन दो मतलब जब दोनों कोलाइड कर गए तो फिर इनका ब्रेक डाउन हुआ, ये कंडेंस हुए, और ये भी 9 पार्ट्स में गए, ये भी सन के अराउंड रिवॉल्व किए। तो इनके अकॉर्डिंग ये कोलाइड करके जो इनका मास बिखरा हुआ था वो कोलाइड करके या कंडेंस करके वो 9 प्लैनेट में उनका फॉर्मेशन हुआ, और जो बचा हुआ वो प्रोटोसन था वो इनके लिए सन हो गया, और फिर वो सन के अराउंड रिवॉल्व किए। इनका क्रिटिसिज्म ये निकला कि ये दो ही स्टार आपस में कोलाइड क्यों किए हैं। एंड नेक्स्ट हाइपोथेसिस है रसेल्स का, रसेल्स बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। रसेल वाज अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर। इनका ट्राई हाइब्रिड थियरी था। इन्होंने भी 3 ऑब्जेक्ट को एज्यूम किया था, जिसमें एक प्लूटो था और 2 स्टार्स थे, एक कॉम्पेनियन स्टार और एक अप्रोचिंग स्टार। बट इन्होंने ये बताया कि जो रिवॉल्व कर रहे हैं यूनिवर्स में कॉम्पेनियन स्टार और अप्रोचिंग स्टार ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं बल्कि ऑपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहे थे, एक एंटी क्लॉकवाइज में था और दूसरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था। और अप्रोचिंग स्टार जो था वो कॉम्पेनियन स्टार के कंपैरिजन में उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा था, मास ज्यादा था, और साइज भी बड़ा था। इस थियोरी से इन्होंने एंगुलर मोमेंटम को फुलफिल किया, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम ये दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहे थे जिनके कारण एंगुलर मोमेंटम हो रहा था। जब अप्रोचिंग स्टार कॉम्पेनियन स्टार के क्लोज आए तो उसका कॉम्पेनियन स्टार का कंपैरिजन में अप्रोचिंग स्टार का मास ज्यादा था, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा था, जिसके कारण वहां भी कॉम्पेनियन स्टार में से कुछ पार्ट्स उसका भी डिटैच हुए, और वो भी सन के अराउंड रिवॉल्व करने लगे। इनका भी वही था कि वो जो डिटैच पार्टिकल थे वो भी प्लैनेट बने और वो भी सन के अराउंड रिवॉल्व करने लगे। इनका ड्रॉबैक ये था कि वो प्लैनेट जो थे वो डिटैच पार्टिकल वो सन के ग्रेविटेशनल फील्ड में कैसे आए।
और इन्होंने ये नहीं डिस्क्राइब किया कि जो कॉम्पेनियन स्टार और इंट्रूडिंग स्टार का जब डिटैच पार्टिकल था तो उन्होंने बता दिया कि डिटैच पार्टिकल प्लैनेट बने और वो सन के अराउंड घूमने लगे। बट ये दोनों जो थे, कॉम्पेनियन स्टार का रिमेनिंग पार्ट और अप्रोचिंग स्टार का, वो कहाँ गया, इन्होंने वो उसका डिस्क्राइब ही नहीं किया। एंड नेक्स्ट है होल्स सुपरनोवा हाइपोथेसिस। होल्स वाज मैथमेटिशियन ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। इन्होंने अपना हाइपोथेसिस 1946 में दिया। अपने एक ऐसे में भी इस हाइपोथेसिस का जिक्र किया है, और वो है नेचर ऑफ द यूनिवर्स। अकॉर्डिंग टू होल्स, दो स्टार्स यूनिवर्स में प्रेजेंट है, एक प्रिमिटिव सन एंड द सेकंड कॉम्पेनियन स्टार। इनके अकॉर्डिंग कॉम्पेनियन स्टार में न्यूक्लियर इंटीग्रेशन स्टार्ट होने लगा। जैसे जो पार्ट जितना बड़ा होगा उसमें उतना ही ज्यादा न्यूक्लियर इंटीग्रेशन होगा, और कॉम्पेनियन स्टार बड़ा था तो उसमें हाइड्रोजन से हीलियम कन्वर्सन होने लगा। और वो लास्ट में जो कॉम्पेनियन स्टार था, ये न्यूक्लियर इंटीग्रेशन जब होने लगा तो उसका एट द टाइम लास्ट टाइम वो एक्सप्लोड कर गया, और उसी एक्सप्लोजन के सुपरनोवा एक्सप्लोजन बोलते हैं। और जो कॉम्पेनियन स्टार का जब एक्सप्लोजन हुआ तो उसका जो मास ऑफ मैटर जो वो सन के अराउंड रिवॉल्व करने लगे, और कंबाइंड होकर उन्होंने भी 9 प्लैनेट का फॉर्मेशन किया, और छोटे छोटे पार्टिकल्स जो थे वो प्लैनेट के सैटेलाइट बन गए। एंड द नेक्स्ट हाइपोथेसिस एस्किम्स इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस, which was रशियन साइंटिस्ट। इन्होंने एजम्पशन किया 1943 में। इन्होंने एक हाइपोथेटिकली एजम्पशन किया कि जो हमारा यूनिवर्स है वो डार्क मैटर से बना हुआ है। ऑलमोस्ट 80% टू 85% जो डार्क मैटर है वो यूनिवर्स में प्रेजेंट है, वो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। अ, जो डार्क मैटर थे यूनिवर्स में, वो सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो उनको अट्रैक्ट कर रहा था, और जो डार्क मैटर से वो सन के अराउंड रिवॉल्व करने लगे, और वो भी सन के अराउंड रिवॉल्व करने लगे लाइक डिस्क से। ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे डार्क पार्टिकल्स, वो रोटेट होना स्टार्ट किए, और कंबाइन होकर उन्होंने भी 9 प्लैनेट का फॉर्मेशन किया। इन्होंने ये भी बताया कि सन के इंटेंस हीट के कारण जो गैसेस ऑफ लाइट थे, जो लाइट गैसेस थे वो सन से काफी दूर चले गए, और जो हेवियर गैसेस थे वो सन के नियरर ही रह गए। जैसे जोवियन प्लैनेट्स हो गए, जो गैसेस प्लैनेट्स वो काफी दूर है सन से, और लाइक अर्थ, मार्स, टेरेस्ट्रियल, ये प्लैनेट जो है वो सन के नियर ही है। इनका ड्रॉबैक था कि डार्क मैटर आया कहाँ से। इन्होंने बस बताया डार्क मैटर आया कहाँ से, बट उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि कैसे आया, कहाँ से आया। एंड लास्ट इज बिग बैंग थ्योरी, जो जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। और इन्होंने 1920 से ही इस चीजों पे पढ़ना शुरू किया, स्टडी करना शुरू किया, बट 1972 में इनका थ्योरी एक्सेप्ट किया गया। इन्होंने बोला एटम का साइज बहुत छोटा है यूनिवर्स में, बट उसका टेम्परेचर और प्रेशर, सॉरी, टेम्परेचर और डेंसिटी इनफाइनाइट है, उसका काफी ज्यादा टेम्परेचर और डेंसिटी है, बट उसका वॉल्यूम कम है। एट एक टाइम आया जब वो एक्सप्लोड कर गए, और जब एक्सप्लोजन हुआ उनका छोटे पार्टिकल्स का, तो आफ्टर एक्सप्लोजन विद इन 3 मिनट्स एक एटम का फॉर्मेशन हुआ। उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकले। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस बना लिए, और इलेक्ट्रॉन भी मिलकर उनके साथ एक एटम बनाया। तो पहला एटम हाइड्रोजन बना, नेक्स्ट ऐसे हीलियम, लिथियम एंड ये सारे एटम्स बनते गए। जब बिग बैंग हुआ तो छोटे छोटे गैलेक्सी बनने लगे, प्लैनेट्स बनने लगे, स्टार्स बनने लगे, एटम टू एटम मिलकर बनने गए, और बनने के बाद गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जाने लगे। तो इनके हाइपोथेसिस से ये क्लियरली पता चला कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है, वो हमेशा एक्सपेंस उनका बढ़ता रहता है।
इनका ड्रॉबैक बस ये निकला कि जो इन्होंने बताया था कि टाइनी पार्टिकल्स है, तो ये टाइनी पार्टिकल्स कहाँ से आए, कैसे एग्जिस्ट किए यूनिवर्स में टाइनी पार्टिकल्स। और एक पॉइंट है, हमारा फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स है वो 15 बिलियन ईयर्स हुआ है, एंड स्टार्स जो है वो 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो हुआ है। और 15 बिलियन ईयर्स अगो और 5 to 6 बिलियन ईयर्स के बीच में जो एज है उसको डार्क एज बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम तो स्टार्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, यूनिवर्स में कोई भी लाइट एनर्जी नहीं थी, क्योंकि स्टार्स का फॉर्मेशन 5 to 6 बिलियन पहले हुआ है और यूनिवर्स 15 बिलियन ईयर्स पहले बना हुआ है। उस बीच का जो टाइम रहता है उसको डार्क एज बोलते हैं। हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू रेखा, आपने तो बहुत बढ़िया अपना प्रिपरेशन भी किया था और बढ़िया बताया भी। और रेखा ने तो पूरा नोट्स अपना बना के ग्रुप में डाला हुआ था, उसको भी पढ़ने से बहुत सारी चीजें मालूम हुई हैं। तो संक्षेप में तो हम रेखा यही कहेंगे कि आपने अभी आज जो बताया कि सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इवेल्युएशन कैसे हुआ, ज्योग्राफी के हिसाब से हमारा पूरा ब्रह्मांड जो है कब बना और कैसे बना, इसकी जो डिफरेंट थ्योरीज हैं, डिफरेंट जो साइंटिस्ट लोगों ने अपना एनालिसिस किया और बताया, उसको आपने शुरू से लेके लास्ट तक जो हमारा बिग बैंग थ्योरी है वहां तक आपने बताया वन बाय वन। तो 15 बिलियन ईयर से पहले की बात है, उस समय ये स्टार्ट हुआ और 5 या 10 बिलियन ईयर पहले ये स्टार्स बने। उसके बाद से लेकर और आज तक की जितनी थ्योरी है, सब थ्योरी को आपने थोड़ा थोड़ा छोटा छोटे पार्ट में बता दिया, सभी लोगों को समझ में आया होगा। इसमें ज्योग्राफी और ज्योग्राफी के अलावा रेखा आपने सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी नाम लिया। सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब कहीं सर्किल में हम मूव करते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है कि अगर कोई चीज राउंड में घूम रहा है और अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बाहर लगाने का प्रयास करता है और सेंट्रीपिटल उसको अंदर, दोनों बैलेंस करते हैं तभी वो सर्किल में घूमता है, अगर एक नहीं रहेगा तो बाहर निकल जाता है। तो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने साइंस के रूप में भी बोला, जितनी थ्योरी थी उसको भी बताया। लेटेस्ट सबसे लेटेस्ट जो बिग बैंग थ्योरी जिसको अभी हम लोग मान रहे हैं और सब लोग मान रहे हैं, वहां तक आपने बता दिया। तो मुझे लगता है कि सब लोगों ने सुना, रेखा ने भी सुना होगा, अनामिका भी सुनी है, किशन भी है, इन लोगों ने भी सुना है। और मैं इन लोगों से बोलूंगा कि अगर किसी को कुछ ऐड करना हो, कुछ बताना हो और कुछ पूछना हो, बोल सकते हैं, क्योंकि रेखा ने पूरा इस पे एक बढ़िया 5-6 पेज का नोट तैयार किया और मुझे लगता है 2-3 दिन तैयारी किया, पढ़ा और बढ़िया से एक्सप्लेन किया है। तो रेखा या किशन या अनामिका या कोई भी कुछ क्वेश्चन अगर पूछना चाहता है रेखा से पूछ सकता है, और कुछ बताना चाहता है तो बता सकता है, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन है, इसमें कोई रूल रेगुलेशन की बात नहीं है, सिंपल डिस्कशन है। तो प्लीज अगर कोई पूछना चाहे, कुछ बताना चाहे तो बोले। एक्सक्यूज मी सर, इसमें कुछ पॉइंट्स अभी है तो अगर टाइम हो आप तो ऐड बताइए कर। जी, बढ़िया बढ़िया रेखा, हाँ जैसे कि गुड। एक है, प्लूटो को क्यों हटा दिया गया था फैमिली ऑफ प्लैनेट से। हम्म। उसका एक रीजन ये था कि प्लैनेट जो थे, आई मीन प्लूटो जो था वो अपने, उसका हटाने का रीजन एक ये था कि वो अपने नेबरहुड, क्लियरिंग द नेबरहुड का फुलफिल नहीं कर रहा था। मतलब ये हाँ हुआ कि प्लूटो जो है वो अपने ऑर्बिट में छोटे या बड़े एस्ट्रॉयड या पार्टिकल्स होंगे, तो या तो उसको अगर बड़े हैं या छोटे हैं, प्लूटो के पास ये ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए, उसके पास ऐसी पावर होना चाहिए जिससे वो या तो उस एस्ट्रॉयड है उसको या तो अपने अंदर समावेशित कर ले, नहीं तो जी। उसको रिपेल कर दे। बट प्लूटो ऐसा नहीं कर रहा था। और एक रीजन ये भी था कि जिस ऑर्बिट में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो सबके कंपैरिजन में काफी बड़ा होना चाहिए। तो प्लूटो ये भी, वो भी छोटा था, क्योंकि प्लूटो के ऑर्बिट में जितने भी सारे एस्ट्रॉयड थे वो उनके कंपैरिजन में प्लूटो जो था सिर्फ 0.07 टाइम्स ही बड़ा था। बट ऐसे एग्जाम्पल में देखा जाए अर्थ का, तो अर्थ जो है वो अपने ऑर्बिट में जितने भी पार्ट छोटे छोटे जो एस्ट्रॉयड्स वगैरह है, तो उसे 1.7 मिलियन टाइम बड़ा है। तो ये प्लैनेट था।
और जो प्लूटो था सिर्फ 0.07 टाइम्स बड़ा था। तो उसको इसलिए प्लैनेट के फैमिली से उसको निकाल दिया गया। तो रेखा एक्चुअली क्या है, जो इसकी क्राइटेरिया है प्लेनेट होने की, वो सारी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा था, इसलिए प्लूटो को हटाया गया। बहुत दिनों तक प्लूटो को हम प्लेनेट मानते रहे, अभी रिसेंटली उसको हटाया गया। किस समय हटाया गया रेखा ये? सर ये 3 सितंबर 2006 में हटाया गया था इसको। हाँ, मतलब अभी रिसेंटली 10 12 15 साल पहले हटाया गया। उस यस। सितंबर 2006 के पहले तक इसको हम प्लेनेट ही मानते थे, जो भी हमारी यस। थ्योरी थी उस पर फुलफिल करता था। उसके बाद अभी इसको प्लूटो को हम उसके प्लेनेट के सीरीज से हटा दिया हम लोगों ने। नहीं, ठीक है, दैट इज गुड। तो अब बिग बैंग थ्योरी को, अभी इसमें बहुत सारी और चीजें चल रही हैं और रिसर्च चल रहे हैं लोगों के, वो भी आ रहे हैं। ज्योग्राफी में जो अखिलेश सर क्लास लेते थे हमारे, डॉक्टर बीबी सिंह लिए, उन्होंने इन सब चीजों को बहुत बढ़िया से लेक्चर बताया भी है। ये डिस्कशन के बाद अगर कोई चाहे तो उसको रिपीट फिर से देखेगा तो मुझे लगता है और क्लैरिटी आ जाएगी। तो अगर किसी और को कुछ पूछना हो, बोलना हो, ऐड करना हो तो वेलकम है। रेखा, सुधा, किशन, अनामिका। कोई भी कुछ बोल सकता है। ये सोलर नेबुला के बारे में ही बोल सकते हैं, नेबुला क्या है, कैसे है। नेबुला से ही शुरू किया है रेखा ने। आ, कितने स्टार हैं, कितने सैटेलाइट, कितने हमारे सैटेलाइट है, किसी चीज पे आप कोई भी बोल सकते हैं, कोई भी पूछ सकते हैं। सर एक जैसे कि प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, वैसे ही हाँ, सन जो है वो सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी जो है, मिल्की वे है हमारा गैलेक्सी, उसके सेंटर में सन भी हमारा रिवॉल्व करता है। और उसका जो स्पीड है वो 285 किलोमीटर पर सेकेंड है। और वो हमारी तो, एक हाँ, गैलेक्सी में, जो मिल्की वे गैलेक्सी नाम है उसका, उसमें 1000 मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। यस। रेखा, ये तो आपने बताया है कि अभी जो हमारी जैसे हम बोलते हैं कि सन सन के चारों तरफ हमारा सौर मंडल घूमता, वी आर मूविंग, ऐसे ही ये यस। पूरा का पूरा जो हमारा सोलर सिस्टम है, ऐसे ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम है। सारे सोलर सिस्टम में एक दूसरे से दूर भी भाग रहे हैं, मतलब कंटिन्यूअसली इट इज एक्सपेंडिंग। तो ये यस सर। एक्सपेंड हो रहा है। हमारा मिल्की वे है, हमारे मिल्की वे का सेंटर है सूरज, उसके बाद बहुत सन, इसके बाद और भी बहुत सारे हैं। तो सन वाला सौरमंडल उसका चक्कर लगा रहा है। तो कंटिन्यूअसली ये एक्सपेंड कर रहा है, मतलब कितना है, कहां तक जाएगा, इट इज नॉट नोन टू अस। ज्योग्राफी वाले लोग रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। एक्सपेंशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो अच्छा, ये रेखा, ये अभी अगर कोई बोल रहा है तो ठीक है, नहीं तो जस्ट अभी हम लोगों ने उस दिन पूछा, पढ़ा था कि नेपोलियन का उसका हमारा वो टेलीस्कोप का किसने इन्वेंशन किया था, क्या नाम था उनका? गैलीलियो। गैलीलियो। गैलीलियो ने भी जो थ्योरी दी थी, यस सर। गैलीलियो तो पहले पर्सन थे जिन्होंने थ्योरी दिया, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम आई, उनको पनिशमेंट भी लोगों ने दिया, इम्प्रिजनमेंट भी दिया। कि पहले जैसे बोलते थे कि सन राउंड लगाता है अर्थ के, लेकिन गैलीलियो वाज द फर्स्ट जिन्होंने बोला कि नहीं, सन स्टेशनरी है, अर्थ घूम रही है, 1600 में। तो उसके बाद से थ्योरी में बहुत सारे चेंजेज आया। तो गैलीलियो या जितने लोग हैं, इन सब लोगों ने सोलर सिस्टम, अर्थ के सिस्टम, इसके ऊपर काफी रिसर्च किया है। गैलीलियो थे, अपने टेलीस्कोप से देखने के बाद उनको लगा कि नहीं, सन इज नॉट मूविंग, अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। तो शायद आप लोगों को आइडिया होगा, मैंने एक दिन वो लिखा भी था कि जब इन्होंने, गैलीलियो ने ये बताया कि सन स्टेशनरी है, अर्थ, पहले से ये मान्यता थी, एवरीवन वाज बिलीविंग कि अर्थ स्टेशनरी है, सन एंड मून आर मूविंग। लेकिन जब इन्होंने बताया सन स्टेशनरी है, तो उस समय के जो धर्माचार्य थे, स्पेशली जो चर्च थे,
वो उन लोगों ने बोला नहीं, यू आर टेलिंग लाई, आप गलत बोल रहे हो, जो हमारी धार्मिक मान्यता है उसको ठेस पहुंचा रहे हो, दैट इज वाई यू टेक योर वर्ड रिवर्ट। तो इनके ऊपर बहुत प्रेशर आया 16th सेंचुरी में कि आप जो बोल रहे हो गलत है। लेकिन ही वॉज अ साइंटिस्ट, ही वॉज अ फिजिसिस्ट, उन्होंने अपने टेलीस्कोप से देखा तो उन्होंने बोला कि नहीं, व्हाट आई एम लुकिंग दैट इज करेक्ट, इस सन इज स्टेशनरी। इस पर क्या हुआ, बाद में इनको इम्प्रिजनमेंट दिया गया, आजीवन कारावास दिया गया। ये 15-20 साल तक आजीवन कारावास रहे, उसी में इनकी डेथ भी हुई। तो लेकिन चूंकि इनका फर्म बिलीफ था कि सन स्टेशनरी है, और उसको बाद में जो साइंटिस्ट है उन्होंने उसको फॉलो किया और प्रूफ हुआ बाद में, दुनिया मानने भी लगी यस, सन स्टेशनरी है, पृथ्वी घूम रही है। तो 1600 सेंचुरी मतलब 400 साल पहले ही इनकी बातों को, इस अपने वर्जन के लिए इनको जेल जाना पड़ा और बहुत कष्ट सहने पड़े। और आप लोगों को जान के खुशी होगी कि बाद में 300 साल बाद, एनी टाइम कभी 1992 और लाइक दैट, जो चर्च है, चर्च की जो सबसे बड़ी संस्था है, उन लोगों ने अपनी मीटिंग किया और अपना जो डिसीजन था उसमें कहा कि जो 1600 सेंचुरी में हम लोगों ने गलत डिसीजन दिया था गैलीलियो को इम्प्रिजनमेंट करके, वो हमारा मिस्टेक था। हमने एक बड़े आदमी को लिया, तो उन लोगों ने उस समय सारी बोला और रिटर्न बैक लिया। तो क्या होता है कि एजुकेशन में, पढ़ने में, या जो चीज आदमी ग्रेस्प करता है उसमें कॉन्फिडेंस तो रहना चाहिए। अगर सही चीज है बोलने में कहीं कोई बात नहीं है। तो गैलीलियो से हम लोग को ये सीखने को मिलता है, डे बाय डे हर साइंटिस्ट नई चीजें सीखता है और उसी को हम लोग पढ़ते हैं। तो एक ये मेरा था। अगर कोई और कुछ पूछना चाहे, अनामिका, किशन, यस सर। यस, राजरेखा है, अनामिका तुम, अगला सेशन तुम्हारा आने वाला है नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में। ओके सर। सर अब मतलब मैं देखो, ये बोल। आ, हाँ बोलो, अच्छा बोलो। सर, आप ही बता दीजिए, कुछ बोलने वाले थे आप, फिर मैं बताऊं। नहीं नहीं, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम लोग नहीं बोल रहे हो, बोलना तुम अच्छा लोगों को है, बोलो, हम तो केवल। सर, मतलब मैं ऐसा बोल रही थी कि मतलब जैसे हमारी क्लास होती है, हमें पता तो होता है कि मतलब इस टॉपिक पे होने वाला है। तो अगर हम कोई चीज मतलब स्टडी करते हैं, तो अगर उसको स्ट्रक्चर के साथ उसका स्टडी करेंगे, तो हम लोगों को स्टडी करने में इंटरेस्ट बढ़ेगा। जैसे ये अभी दीदी ने बताया, अगर मतलब इनका तो टॉपिक मान लीजिए सर स्ट्रक्चर वाला था नहीं, अगर हम लोग कोई चीज मतलब चित्र के साथ उसको देख के पढ़ते हैं, तो उसमें हमारा इंटरेस्ट ज्यादा होता है पढ़ने में। तो अगर हम मतलब क्लास में तो चित्र बना नहीं सकते हैं मीटिंग के टाइम पे, तो मतलब हम अगर जिस टॉपिक पे मतलब पढ़ना चाहते हैं, तो उसका चित्र पहले से अपने नोट पे बना लें, उसमें नामकरण नहीं करेंगे। फिर वहीं पे जब हम क्लास मतलब जैसे अभी चल रही है, वहीं पे नामकरण करके और समझा दिया जाएगा। ये मतलब सर कर सकते हैं कि नहीं? नहीं नहीं, ठीक है। अनामिका देखो, ऐसा है कि दो चीजें हैं। हम लोग अभी जो यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि कई बार क्लासेस चल रहे हैं ना, ज्योग्राफी के भी क्लास कोई पढ़ाता है, कभी कोई और अलग अलग लेक्चर चलते हैं। तो एक बार रश्मि ने मुझसे बोला था कि सर, जब भी कोई क्वेश्चन होता है, क्वेरी होता है, तो हम लोगों को थोड़ा सा बोलने में, हम बोल नहीं पाते हैं, कभी साइनेस होता है। तो अगर कोई लड़कियों का अलग से एक हम लोग डिस्कशन करें, तो फ्री रूप में कुछ पढ़ सकते हैं क्या? तो ये जी जो सर। ग्रुप डिस्कशन वाला सेशन है, वो केवल इसलिए बना कि ग्रुप डिस्कशन में गर्ल लोगों को जोड़ा जाए और गर्ल लोगों को हम लोग प्रमोट किया जाए। इसमें अभी जैसे आज वो हमारी मैडम नहीं है, किरण मैडम, तो एक एक जी सर। करके और भी कुछ ऑफिसर गर्ल हैं, प्रोफेसर है, उनको जोड़ के आप लोग रहेंगे तो केवल एक डिस्कशन है कि अपना क्वेश्चन आंसर भी करना है, अपना नॉलेज भी की बात शेयर करनी है, और अगर किसी को कोई चीज पूछना है, स्टडी के साथ भी अपनी भी बात है, वो भी किया जा सकता है। तो इसको टोटल एजुकेशनल सेशन के साथ साथ एज ए फ्रेंडली सेशन भी बनाने के लिए डिस्कशन है कि एक दूसरे से बात हम लोग कर रहे हैं। तो जैसा जी तुम बोल सर। रहे हो, तुम्हारा तुम्हारा नेक्स्ट सेशन रहेगा, तुमको कुछ बताना है तो तुम अपनी बातें उस हिसाब से बताओगी, और लोगों को समझ में आएगा कैसे क्या करना है ना। और और आप लोगों को कोई भी चीज का वो है, क्योंकि हमारे पास अभी कई ऑफिसर ऐसी हैं। एक लॉ ऑफिसर है, लेडीज है, वो कह रही थी कि हम बच्चियों को कुछ और बताना चाहते हैं। एक पुलिस डिपार्टमेंट में है, वो बोल रही थी। तो आप लोग अगर ऐसे करेंगे तो एक एक सेशन में जैसे 30-40 मिनट का होता है, तो जी 30 मिनट सर। आप लोग डिस्कस करेंगे, एक दूसरे से कांटेक्ट में आएंगे। तो हर सेशन में मैं सोच रहा हूँ कि एक बार
फर्स्ट डे में फर्स्ट टाइम में 5-10 मिनट के लिए इंट्रोड्यूस करा दिया जाए किसी को, वो आके अपनी बात कुछ कहे, उसके बाद आप लोग शुरू करो, और कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, तो उससे इंस्पिरेशन भी मिलेगा और जस्ट उसमें डिस्कशन होता रहेगा, जी सर। है ना। अब लगता है केवल 1 मिनट का टाइम है। जी रेखा या किसी को कुछ बोलना हो तो बोल सकते हैं प्लीज, और नहीं तो अगले सेशन में हम लोग जुड़ेंगे। इस सेशन में कोई बेनिफिट है नहीं, इसको सोचने की जरूरत नहीं, अपने टाइम को यूज करना है, हमको पढ़ना है और आगे बढ़ना है ना। जी। प्लीज कोई कुछ बोले। रेखा या यस सर। सुधा, हाँ बोलो रेखा, आप ही बोलो, कंक्लूड कर लो। सर मैंने तो सब जितना मैंने अपना टॉपिक्स बनाया था, जितना पढ़ा था उतना शेयर कर दिया, बढ़िया, और काफी अच्छा लगा। तो ठीक है, बस